जर्मन समाज वैज्ञानिक मैक्स वेबर की विभिन्न सिद्धांतों में सामाजिक क्रिया या सोशल एक्शन का जो सिद्धांत है, जो उनका जो अध्ययन है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन जो है माना जाता है। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की परिभाषा में भी इस बात का जिक्र किया है कि समाजशास्त्र वह है जो सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। इस रूप में मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन वस्तु है माना है। वेबर ने सामाजिक क्रिया की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की और उसे वैयक्तिक क्रिया से भिन्न माना है। वेबर ने अपनी कृति, उनकी जो पुस्तक थी सामाजिक और आर्थिक संगठन का सिद्धांत, उस पुस्तक में वेबर ने सामाजिक क्रियाओं के बारे में, सामाजिक क्रिया के सिद्धांत के उसका जो है प्रतिपादन किया है। इस पुस्तक थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सामाजिक जो अपनी पुस्तक सामाजिक और आर्थिक संगठन का जो सिद्धांत है, ये जो पुस्तक है जिसको अंग्रेजी का जो संस्करण थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, इसमें उन्होंने सामाजिक क्रियाओं के विस्तृत अध्ययन की बात कही है। वेबर समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही मानते थे, जो कि उन्होंने अपनी परिभाषा में भी कहा। सामाजिक क्रिया को समझाते हुए वेबर कहते हैं, किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी कहा जा सकता है जब इस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ यानी कि प्रतीकात्मक अर्थ के कारण यह क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार द्वारा प्रभावित हो और उसी के अनुसार उनकी गतिविधि निर्धारित हो। इस परिभाषा को अगर हम समझने का प्रयास करें तो वेबर ये कहना चाहते हैं कि किसी भी क्रिया को, किसी भी एक्शन को हम तभी सोशल एक्शन या सामाजिक क्रिया कहेंगे जबकि इस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के कारण, यानी कि जिस अर्थ के आधार पर कुछ व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा कोई क्रिया की जा रही है, उसी अर्थ को लेते हुए ये क्रिया दूसरे व्यक्तियों के पहले के व्यवहार द्वारा प्रभावित हो, उसी के अनुसार उनकी गतिविधि निर्धारित हो, तो उसे हम सामाजिक अंतर्गत लेंगे। इसको हम एक सूत्र के रूप में भी समझ सकते हैं, यानी कि व्यवहार यानी कि गतिविधि, उसमें यदि कर्ता द्वारा लिया गया अर्थ को जोड़ दिया जाए तब वो जाकर सामाजिक क्रिया का निर्माण करता है। यानी कि हम ऐसे कोई क्रिया करें जिसमें कहीं पर सामने वाला व्यक्ति जो है उसके वास्तविक अर्थ को न समझे, और उस अर्थ को जब व्यक्ति न समझे और वो उसका कोई अलग ही मतलब निकाल ले, तो फिर वो सामाजिक क्रिया नहीं होगी। वह सामाजिक क्रिया तभी होगी जबकि उस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के अंतर्गत उस व्यक्तिनिष्ठ अर्थ को समझते हुए उस क्रिया को किया जाता है, और उसमें उनके भूतकाल या उसके भविष्य या किसी भी रूप से उसको प्रभावित भी किया गया हो, तो इस रूप से हम उसको समझने का प्रयास करें तो वह सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति किसी से आपका नाम क्या ये पूछता है, उसमें एक्शन हुआ है, सामने वाला व्यक्ति अगर उत्तर देता है अभी जो है मैंने खाना खा के आया हूँ, क्रिया हुई, प्रतिक्रिया हुई, लेकिन व्यक्तिनिष्ठ अर्थ नहीं है, तो ये सामाजिक क्रिया नहीं है। वो नाम पूछता है, वो अपना नाम बताता है, यानी कि व्यक्तिनिष्ठ अर्थ को समझते हुए क्रिया अंतर्क्रिया की गई है, तो वेबर मानते हैं ये सामाजिक क्रिया है। एक सामान्य तौर पर इसको हम समझ सकते हैं। वेबर ने सामाजिक क्रिया को समझने के लिए उसके निर्वचन पर बल दिया है, यानी उसके अर्थ को, उसको ढंग से समझने का, उस व्यक्तिनिष्ठ अर्थ को समझने का, यानी कि उस पर बल देने की बात की है। गतिविधि जो है अपने आप में निर्वचन के बिना अर्थहीन है। वेबर सामाजिक क्रियाओं के निर्वचन पर बल देता है, इसके लिए ही उनके समाजशास्त्र को निर्वचनात्मक समाजशास्त्र यानी कि इंटरप्रेटेटिव सोशियोलॉजी कहा जाता है। यानी कि हमें उस घटना के अंदर, उस क्रिया के अंदर के अर्थ को, छुपे हुए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ को समझने के आधार पर ही उसका सामाजिक क्रिया का जो है उस पर हमें उसका अनुसंधान, उस पर निर्वचन करना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। ये बात वो यहाँ पर कहते हैं। सामाजिक क्रिया इस परिभाषा के आधार पर कुछ विशेषताएं हैं जो वेबर ने बताई हैं। उसमें सबसे पहला है कि सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान या भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है। सामाजिक क्रिया किसे कहें और किसे नहीं कहें, इसको समझने के लिए ये सबसे बड़ी उन्होंने बात की। सामाजिक क्रिया जो है दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान या भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है। भूतकाल इन द सेंस कि किसी व्यक्ति के
अतीत में कोई ऐसा घटनाक्रम घटा हो और उसी के परिणाम स्वरूप वर्तमान में वो व्यक्ति क्रिया करता है, तो वेबर कहते हैं ये एक सामाजिक क्रिया में आएगा। जैसे मान लीजिए बदले के लिए जो क्रिया की जाती है, इस प्रकार के घटनाक्रम हो रहे हैं, या किसी से प्रभावित हो वैसे ही किसी व्यक्ति से किसी कार्य से प्रभावित होकर वो उसको काम को कर रहा है, वर्तमान की किसी चीज़ से प्रभावित होकर कर रहा है, या आने वाले जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करना, एग्ज़ाम आ रहा है उसके हिसाब से तैयारी करना, तो वो हैवी वेयर द्वारा प्रभावित है कि उसमें एग्ज़ाम आएंगे, उसमें उसको पास होना है, तो ये भी एक सामाजिक क्रिया के अंतर्गत। दुर्कheim कहते हैं ये, सॉरी वेबर कहते हैं ये एक जो अपने आप में जो है उसके व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान या भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है। इसी प्रकार से वेबर मानते हैं कि प्रत्येक प्रकार की क्रिया को हम सामाजिक क्रिया नहीं कहेंगे। हर प्रकार की क्रिया, जैसे अभी मैंने बात की, लोग आपस में क्रिया कर रहे हैं, पुस्तक में लिखा है कहीं दो साइकिल सवार आपस में आए और भिड़े और अपनी अपनी साइकिलें उठाई और चुपचाप चले गए। यहाँ पर व्यक्तिगत संपर्क भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन कहीं पर भी वो सामाजिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आएगा। तो सभी प्रकार की जो क्रिया है वो सामाजिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आएगा। इसी प्रकार से तीसरा बिंदु यही है कि मनुष्य का प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी सामाजिक संपर्क नहीं होता है, सामाजिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। जैसे मान लीजिए वो भी मैंने बात की, दो साइकिल बराबर भिड़े और उठे और अपने अपने रास्ते चले गए, न किसी ने किसी को कुछ कहा, न सॉरी कहा, न कि माफ़ी मांगी, न कोई झगड़ा हुआ, न गाली हुई, कुछ नहीं हुआ और सब लोग निकल गए, तो ये कहीं पर भी सामाजिक क्रिया नहीं हुई। सामाजिक क्रिया, चौथा बिंदु वो कहते हैं सामाजिक क्रिया न तो अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया को कहते हैं, न ही उस क्रिया को कहते हैं जो केवल दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित होती है। इसको समझने का प्रयास इस तरह से किया जाना चाहिए। जैसे उदाहरण भी है, बारिश के मौसम में बहुत से लोग जो है वो रास्ते में निकल रहे, बाजार में घूम जा रहे हैं और अचानक से बारिश आ गई और लोगों ने अपने अपने छाते खोल लिए। तो ये एक ही प्रकार की क्रिया को बहुत से लोगों द्वारा किए जाने वाली क्रिया कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों ने एक दूसरे से प्रभावित होकर वो छाते नहीं खोले हैं, बल्कि बारिश से बचने के लिए वो छाते खोले हैं। इसलिए वो छाता खोलने की जो प्रक्रिया है उसको हम सामाजिक क्रिया के अंतर्गत नहीं लेंगे। न वो एक दूसरे से प्रभावित होकर कर रहे हैं, बल्कि वो बारिश से प्रभावित होकर कर रहे हैं, तो ये बात भी आवश्यक है। दूसरी बात यह कि केवल दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रभावित होना, यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कॉलेज जाते वक्त कोई शॉर्टकट अपनाता है, रास्ता अपनाता है, दूसरा व्यक्ति उसको देख लेता है, उसका कोई भी, यार इस तरह से अगर हम जाएं कॉलेज में तो ये हमारे लिए शॉर्ट रास्ता पड़ेगा, और वो भी उसको देखकर अपना रास्ता बदल के उसी रास्ते से जाना शुरू हो जाता है। वेबर कहते हैं ये भी सामाजिक क्रिया में नहीं आएगा। ये सामाजिक क्रिया में तब आएगा जब दूसरा व्यक्ति उसको प्रभावित करना चाहता है और वो उसको कहे कि आप भी जो है, मैं इस तरह से जाता हूँ, इससे शॉर्टकट होता है, आप भी यही रास्ते से जाए तो आपको शॉर्टकट रहेगा। तो ये अगर इस तरह से वो काम करता है, तब वो जाकर उसके कहने से प्रभावित होकर वो अगर वो काम करे, तब वो जाकर सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। तो केवल एक सी क्रिया या केवल दूसरों से प्रभावित होकर की जाने वाली क्रिया भी सामाजिक क्रिया में आती है। इस प्रकार से हम देखें तो ये सामाजिक क्रिया को समझने का कुछ उन्होंने महत्वपूर्ण बिंदु बनाए हैं। इन्हीं आधारों पर अब हम वेबर की सामाजिक क्रियाओं के प्रकारों की बात करें, और वेबर के सामाजिक क्रियाओं के विभिन्न प्रकारों में सबसे पहला जो प्रकार आता है वह है तार्किक क्रिया। तार्किक क्रिया का संबंध किसी लक्ष्य के साथ होता है, यानी कि जब व्यक्ति कोई ऐसी क्रिया करता है जिसमें उस क्रिया को करने से पहले उसमें वो सचेत रूप से अपने लक्ष्य और साधन को ध्यान में रखकर, अपने सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखकर, अपनी सारी चीज़ों को ध्यान, यानी हर एक चीज़ को पहले से ही सोच समझकर समयबद्ध या सूचीबद्ध करते हुए वो अगर इस प्रकार की कोई क्रिया करता है तो वेबर उसको तार्किक क्रिया के अंतर्गत लेते हैं, उसको तार्किक क्रिया कहते हैं। इसलिए इस चीज़ को यहाँ पर हमें समझना बहुत जरूरी है। तार्किक क्रिया के अंतर्गत आप देखिए, जैसे उदाहरण भी दिया है कि पुल का निर्माण करते समय एक इंजीनियर जो है वो एक पूरी तरह से जो है उसको कितना पैसा लगेगा, कितना उसको मटेरियल लगेगा, कितने श्रमिक लगेंगे, क्या होगा, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें वो पूरी सोच समझकर जब उसका वो विश्लेषण करके जब वो अध्ययन अपना जो कार्य करता है, ऐसे जो कार्य हैं वो निश्चित तौर पर तार्किक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। यदि कोई व्यक्ति नया धंधा या व्यापार इत्यादि भी खोलता है तो उसमें उसके पास में जमा पूंजी क्या कितनी कैसे आएगी, कितने उसके पास में है और व्यवस्था कैसे करेगा, माल कहाँ से आएगा, कौन उसके ग्राहक होंगे, कैसे वो आगे उसमें मुनाफा कमा लेगा, इस तरह की सारी चीज़ जब वो हिसाब लगाकर अपना काम धंधा शुरू करता है तो उस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो सारी की सारी जो है वो तार्किक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है तार्किक क्रिया का। दूसरा जो प्रकार है वह है मूल्यांकनात्मक क्रिया।
इस प्रकार के पीछे जो क्रिया होती है उसके लिए ये है कि उसके पीछे तार्किक या तर्क होना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन उसका जो संबंध है वो उस व्यक्ति के मूल्यों के साथ में जुड़ा हुआ है। उसकी जो मूल आधार है उन आधारों से उस रूप में उसकी जो है सब जुड़े हुए होने चाहिए। जैसे एक उदाहरण भी है कि एक डूबते हुए जहाज के कप्तान के साथ में कप्तान को भी है, जब जहाज डूब रहा है तो उसमें ये मूल्य आता है कि वो जब अंतिम व्यक्ति जो होगा जहाज को छोड़ने वाला वो कप्तान होगा, और कप्तान के लिए तो ये समझा जाता है कि वो उस जहाज के साथ में खुद भी डूब जाएगा। तो कप्तान ये भली बात जानता है कि जहाज छोड़कर अलग अगर वो नहीं होगा तो उसका जो है मृत्यु हो जाएगी, फिर भी वो जहाज छोड़ने के बजाय मर जाना ज़्यादा अच्छा समझता है, क्योंकि जहाज छोड़कर चला जाना किसी भी रूप में सम्मानजनक रूप में नहीं माना जाएगा। उसके मूल्य को इससे प्रभावित होते हैं, तो इन मूल्यों के खातिर वो किसी भी प्रकार के खतरों को स्वीकार कर लेता है और कहीं पर भी तार्किकता के ढंग से या इस प्रकार की बात में सोच को जो है नहीं सोचता है, और नैतिकता के आधार पर या धार्मिक या आदर्शों के आधार पर वो अपनी क्रियाओं को जब करता है, ऐसी जो क्रियाएं होती हैं वो मूल्यांकनात्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार से हम तीसरी जो इसका प्रकार है वह है भावनात्मक या संवेगात्मक क्रिया। इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो एक प्रकार से व्यक्ति के संवेग जो उद्वेग जो होते हैं, उसके इमोशंस जो होते हैं, उसकी जो भावनात्मक जो दशाएं होती हैं उनसे जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए इसको भावनात्मक या संवेगात्मक क्रिया भी कहते हैं। जैसे कई बार व्यक्ति बहुत अधिक क्रोध में होता है, क्रोध में आकर यदि वो कोई क्रिया कर देता है या कभी बहुत दया या करुणा या इस तरह की भावना उसमें जागृत हो जाती है, और ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति क्रिया करता है वह क्रिया जो है वो उसमें संवेगात्मक या भावनात्मक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। और इस भावात्मक या संवेगात्मक क्रिया का एक बहुत बड़ा एक जो है इसकी एक और विशेषता भी होती है कि कई बार व्यक्ति जो है इन संवेगों के वशीभूत होकर या इन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसी क्रिया कर बैठता है जिसके लिए बाद में उसको पछतावा भी हो, उसको अपनी गलती का एहसास भी हो। तो ऐसी स्थितियों में जो है व्यक्ति उन संवेगों या भावनाओं के माध्यम से पहुंच जाता है कि उसका अपने आप पर नियंत्रण नहीं रह पाता और भावावेश में आकर कोई उस प्रकार की घटना कर ले, तो उसको जो है भावनात्मक या संवेगात्मक क्रिया के अंतर्गत कहते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं गुस्से में आकर कहीं बोलचाल में गुस्से में जोश जोश में आकर लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, किसी को मार बैठता है या गाली बोल देता है और बाद में उसको उसका पछतावा भी हो सकता है। तो ऐसी क्रिया जो है भावनात्मक या संवेगात्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। और चौथा है परंपरागत क्रिया। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये क्रियाएं जो है जिनका संबंध प्रथाओं, परंपराओं या प्राचीन काल से आ रहे व्यवहार और विश्वासों के आधार पर होती हैं, उनको हम परंपरागत क्रियाओं के अंतर्गत लेते हैं। और भारत जैसे देश में परंपरागत क्रियाओं को समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपनी ही जाति में चाहे विवाह करने की बात हो, मृत्यु भोज हो, श्राद्ध, तर्पण इत्यादि, ये तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं जिनको हम रात दिन निभाते हैं, ये सब हम अपनी परंपराओं के आधार पर, उसी के आधार पर ये क्रियाएं निभाते हैं, करते हैं। तो ये परंपरागत क्रिया के अंतर्गत आता है। तो इस रूप में मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाओं के 4 प्रकार बताए हैं: तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, भावात्मक या संवेगात्मक क्रिया और परंपरागत क्रिया। लेकिन इस अध्ययन के भी कुछ कमियां हैं, इस अध्ययन की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, इसलिए इसके ऊपर कहीं पर इसका भी विश्लेषण में कहीं न कहीं जो है विद्वानों ने इसकी आलोचनाएं की है, इसकी कमियों के बारे में दर्शाया है, कमियों की तरफ इंगित किया है। और उन्हीं कमियों में सबसे पहली जो कमी मानी जाती है वो ये मानी जाती है कि ये जो वेबर ने जो क्रियाओं के प्रकार में जब बात की थी या क्रियाओं को समझाने की बात जब की थी, उसमें नकारात्मक जो विश्लेषण है वो बहुत ज़्यादा रहा। यानी कि उन्होंने इस बात पर विशेष जोर पर दिया कि कौन सी क्रिया को हमें सामाजिक क्रिया नहीं कहना चाहिए। ये उन्होंने बताने का प्रयास नहीं किया कि इसको हम सामाजिक क्रिया कहें, उससे ज़्यादा उनका जोर इस बात पर रहा कि कौन सी क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। तो सामाजिक क्रिया के विभिन्न तत्वों को अपने आपने स्पष्ट विश्लेषण जो है वो इसमें नहीं कर पाए और नकारात्मक विश्लेषण पर जो है उनका जोर रहा। इसी प्रकार से मनोवैज्ञानिक तौर पर भी अवधारणा ये जो है, इसकी अवधारणाएं जो कई हैं वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर अवधारणाएं आधारित है। जैसे वेबर ने कहा कि जो संवेगात्मक क्रियाएं हैं या जो भावात्मक क्रियाएं हैं वे व्यक्ति के जो है मस्तिष्क की भावना और उसमें ज़्यादा उसका प्रभाव रहता है। तो कहीं ना कहीं उस मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित वो क्रियाएं थी, उन चीज़ों को उन्होंने यहाँ पर सामाजिक क्रिया के रूप में समझाने का प्रयास किया, चाहे वो तर्क से जुड़ी हो, चाहे वो संवेग से जुड़ी हो, चाहे भावनाओं से जुड़ी हुई हो।
ये सारी मनोवैज्ञानिक जो है दृष्टिकोण से बातें हमें दिखाई देती है, जिसको उन्होंने सामाजिक क्रिया के आधार पर समझाने का प्रयास किया। तो कई मनोवैज्ञानिकों ने इसका विरोध भी किया और उसके कई उन्होंने जो है सीमाओं के उन्होंने अंकन भी किया है। तीसरा, सामाजिक क्रिया का जो त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण जो उन्होंने किया है, यानी कि एक तरह से कहीं ना कहीं उन्होंने ये माना है कि ये जो विशेषकर जो मूल्यांकनात्मक क्रिया है, उस मूल्यांकनात्मक क्रिया को तो कहीं पर कई जगहों पर जो है उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया है, क्योंकि ये मूल्यांकनात्मक जो क्रियाएं हैं, इस क्रियाओं के अंतर्गत व्यक्ति जो है, उन्होंने ये कहा कि मूल्यांकनात्मक क्रिया वो है जो कि व्यक्ति के जो है मतलब जैसे मूल्यों पर आधारित होती है, और ये कोई अनिवार्य नहीं है कि ऐसा कहीं पर हो। व्यक्ति ये मूल्य समाज के दृष्टिकोण से बदलते रहते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, कहीं इसको मूल्य को सही माने, कहीं पर उसको सही नहीं भी माने। तो कहीं पर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पूरी तरह से सही हो, ये कहीं वो इसको अनिवार्य नहीं मानते हैं, जरूरी नहीं मानते हैं। तो कहीं ना कहीं वो मूल्यांकन ये मानते हैं कि इनकी जो व्याख्या जो इन्होंने की है, सामाजिक या जो त्रुटिपूर्ण जो है वर्गीकरण जो है, वो सही ढंग से इन्होंने नहीं किया है, और वो जो है इसकी एक बहुत बड़ी कमी मानते हैं। जैसे उनको रहता है कि भाई कोई और वजह से भी ये क्रियाएं हो सकती हैं, आदमी कर सकता है, तो वो यहाँ पर इनकी कमी है। इसी प्रकार से सामाजिक परिवर्तन की जो व्याख्या है, इन्होंने कहीं पर भी सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या के संदर्भ में बात नहीं की। वे क्रिया के सिद्धांत में मानदंड के अनुरूप मानते हैं और सारी चीज़ें उन्होंने कही, लेकिन इन्होंने ये कहीं नहीं दिया कि सामाजिक परिवर्तन के दौर में किस प्रकार से चीज़ें जो है सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत है, वो सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या जो है कहीं पर भी नहीं कर पाता है। उसको समझाने का या स्पष्ट करने का प्रयास उन्होंने नहीं किया। इसी प्रकार से सामाजिक संरचना और संस्कृति का अध्ययन जो है व्याख्या भी नहीं करता है, तो इससे इन्हें वो पहले से ही समाज में दिया हुआ स्थापित मानकर चलते हैं, तो ये भी जो है वो ज़्यादा उसमें उल्लेख नहीं कर पाए। तो ये भी उनकी एक बहुत बड़ी कमी जो है वो मानते हैं। अस्पष्ट वर्गीकरण है, जो तो खैर पहले ही हम बात गए, जो सामाजिक परिवर्तन जो इसमें त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण है, तो बहुत ज़्यादा वर्गीकरण जो स्पष्ट नहीं है। जो एक ही क्रिया तार्किक, भावात्मक या मूल्यांकन या परंपरागत में से किसी को भी जो है एक किसी श्रेणी में रखा जा सकता है, एक या दो से अधिक श्रेणी में रखा जा सकता था, लेकिन उन्होंने उसको अलग अलग श्रेणियों में बांटा, तो वो वर्गीकरण भी जो है वो सही नहीं माना, और अपूर्ण वर्गीकरण रहा इनका। इस रूप में अगर देखा जाए तो सही ढंग से उन्होंने उसको स्पष्ट नहीं कर पाए। तो इस रूप में अगर हम देखें तो सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत है, उसकी बहुत सी कमियां जो हैं विद्वानों के द्वारा बताई गई हैं, लेकिन इसमें इसका ये मतलब कदापि नहीं निकलता है कि सामाजिक क्रिया का जो उनका सिद्धांत है वो बिल्कुल ही नकारा रहा है। इन सब के बावजूद भी, इन आलोचनाओं के बावजूद भी अगर हम देखें तो मैक्स वीबर ने क्रिया का जो सिद्धांत का समाजशास्त्र जो दिया है समाजशास्त्र में, वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण जो है सिद्धांत है, और सामाजिक क्रियाएं जो हैं वो समाज के निर्माण और विकास में प्रमुख योगदान देती हैं। तो इसी रूप में वेबर ने इस सामाजिक क्रिया को समझाने का जो है समाजशास्त्र में प्रयत्न किया था।